बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, सबसे पहले तो पाकिस्तान की आवाम हार मानने को तैयार ही नहीं है। यानी इस मरतबा सोशल मीडिया पे ज़्यादा रोला भी नहीं था और ईरान की अमेरिका की जंग के मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थे। इंटरनेशनल मामला पे पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है कि अमेरिका के और ईरान के मुज़ाकरात हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 3 दिन गुजारे और कोशिश की कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। अमेरिका से बार बार राब्ता किया, ईरान को यकीन दहानियां करवाई। कुछ मामला तय हो गए थे, लेकिन तयशुदा मामला से अमेरिका पीछे हटा और अमेरिका ने घेराबंदी खत्म नहीं की। तो अमेरिका का जो ब्लॉकेज है उसकी वजह से मामला कटाई में पड़ गया। फिर इसराइल बार बार लबनान के ऊपर अभी भी अटैक करता है। चले, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब जो वाकया हुआ ये एक बड़ा वाकया है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बताया, जरा ये वाकया आप देख लीजिए। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि अमेरिकी फोर्सेज ने आबना हुर्मुज़ में नाकाबंदी को अबूर करने की कोशिश करने वाले ईरानी परचम वाले एक कार्गो जहाज को रोककर उसे तहवील में ले लिया है। यानी एक ईरानी कमर्शियल जहाज को पकड़ लिया। कार्गो जहाज है, कोई मिलिट्री का जहाज तो है नहीं। इसको अमेरिकन ने पकड़ लिया और अपनी तहवील में ले लिया और इनके लोगों को काबू कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी एहलकारों ने जहाज को वार्निंग दी, फिर इंजन रूम को नुकसान पहुंचाकर उसे रोक दिया और बाद में उस पर कंट्रोल हासिल कर दिया। अब यह जहाज पे फायरिंग भी हुई है। ताहम ईरान की जानिब से फिर बाद में रद्द-ए-अमल आ गया और ईरान ने जो रद्द-ए-अमल दिया है उसकी तफसील मैं आपको भी बताता हूं। लेकिन गुज़िश्ता जो 48 घंटे हैं वो बड़े हंगामा खेज रहे हैं। उनमें बहुत सारा कुछ हुआ है। इन 48 घंटों में क्या कुछ हुआ है जरा ये मैं आपके सामने रखता हूं। 48 घंटों में ईरान ने आबना हुर्मुज़ को दोबारा से बंद कर दिया। अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे। फिर इन्हीं 48 घंटे में ईरान ने अमेरिका के साथ इन अमन मुज़ाकरात से पीछे हटने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी कि अभी हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते। देखें, ईरान की जानिब से जो मौक़िफ़ आ रहा है ना वो बड़ा सादा है। ईरान ये कहता है कि अमेरिका की जो ख्वाहिशात और मुतालबात हैं वो तब्दील होते रहते हैं और जो मुतालबात अमेरिका के हैं वो नाकाबिले फ़हम है। यानी वो अपने मुतालबात को मजीद सख्त करता जा रहा है और उसके मुतालबात बदलते भी हैं, तब्दील भी होते रहते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में उनके लिए मुज़ाकरात करना मुमकिन नहीं है। जबकि अमेरिका की जानिब से बार बार यह दावा किया जा रहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अगले एक आधे दिन में हो जाएंगे। आज पीर के दिन के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमरीकी वफद पाकिस्तान आएगा। इस वफद के हवाले से 2 लोगों का नाम तो कंफर्म है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद जेरेड कुशनर और एक उनका करीबी साथी स्टीव विटकॉफ, कि ये 2 लोग तो पाकिस्तान आ रहे हैं। जो नायब सदर है अमेरिका के जेडी वेंस, उनके बारे में अलग अलग इत्तलाहात आती हैं। कभी कहा जाता है कि वो आएंगे पाकिस्तान और कभी कहा जाता है वो नहीं आएंगे। ये एबीसी न्यूज के नुमाइंदे ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की और बात करने के बाद बताया कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नायब सदर पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। अच्छा, पिछली मर्तबा वैसे जो नायब सदर आए थे पाकिस्तान, जब उनका ईरानियों के साथ सामना हुआ तो वो काफी मुश्किल में पड़ गए थे और उनको अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि देखें काबिलियत का बहुत फर्क था। मैंने आपको बताया था ईरान का जो वफद आया था वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास सैकड़ों कागज थे, हर चीज के सबूत और बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे। उन्होंने आलमी कवानीन और बाकी चीजों के ऊपर उनको दस्तरस थी और वो ईरानी सारे जो हैं वो पीएचडी के लेवल के लोग हैं। जबकि अमेरिकन जो हैं उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं था या वो इतना उनका स्टेमिना नहीं था मुज़ाकरात के हवाले से। तो जेडी वेंस को बड़ी मुश्किलात पेश आई। जेडी वेंस बार बार राब्ते करते रहे पीछे अमेरिका में। उन्होंने लगभग 1 दर्जन मरतबा डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता किया अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए, टाइम लेने के लिए। नेतन्याहू से भी राब्ता किया। फिर उनके पास इतना मैंडेट भी नहीं था और डोनाल्ड ट्रंप ये जानता है कि जब मुज़ाकरात कामयाब होने हैं तो उनका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को खुद लेना है। वो इसका क्रेडिट कभी भी किसी और को नहीं देगा। वो क्रेडिट हमेशा खुद लेना पसंद करेगा। जितनी वो अपनी तारीफें करता है वो कहता है मैं अजीम नहीं हूं, मैं अजीम तरीन हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप का आपको पता है कि जब किसी चीज का क्रेडिट होगा तो वो खुद लेगा। पर ट्रंप ने यह कहा कि 24 घंटे के नोटिस पर सिक्योरिटी की जो सीक्रेट सर्विस है वो मुतमईन नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है कि जेडी वेंस को पाकिस्तान में भेजा जाए। लेकिन बाद में व्हाइट हाउस की जानिब से एक और स्टेटमेंट आता है कि जेडी वेंस को पाकिस्तान भेजा जाएगा। अब अभी तक श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन यह वफद आ जाएगा आज के दिन में तो पता चल जाएगा कि अमेरिका की जानिब से कौन कौन पहुंचा। हो सकता है वफद के कुछ लोग पहले आ जाएं, कुछ बाद में आ जाएं, लेकिन अमेरिकी वफद पाकिस्तान आएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया। और 12 घंटों में उसने 4 मरतबा
अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दिए। कभी डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट बहुत जारहाना होते हैं, कभी बिल्कुल वो मुतमईन हो जाता है, बड़े पुरुमीद किस्म के होते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव बहुत बढ़ रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका से जितने भी सर्वे आ रहे हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकन दुर्गत बना रहे हैं। यानी ट्रंप की मकबूलियत 37% की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। इतनी कम मकबूलियत डोनाल्ड ट्रंप की पहले कभी नहीं थी। ये एक और सर्वे अमेरिका से आया है और इस सर्वे के मुताबिक जो 63% अमरीकी हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मुस्तरद किया, उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ किया, जबकि 37% जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को दुरुस्त समझते हैं। और यह मकबूलियत की इंतहाई कम सतह है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त खड़ा है। ये बहुत हैरान कुन है। इमरान खान ने भी ये बात की थी, मुझे मजबूरन ये बात दोबारा कहनी पड़ेगी कि पाकिस्तानियों आप लोग बहुत सुस्त हो, आपको जगाने में बहुत टाइम लग जाता है, आप लोगों को बात समझ नहीं आती, आपके साथ भी ये रिक्शे वाले वाला सलूक होगा। मैं हर आम पाकिस्तानी को कहना चाहता हूं कि अगर आपने ये काया ना पलट दी, अगर आपने इनकी तबीयत दुरुस्त ना की, तो ये आपके साथ वही करेंगे जो उस रिक्शे वाले के साथ किया, उसकी बेटियों के साथ किया। वो 4 बेटियां सोग मना रही हैं, अशराफी की बेटियां जो हैं वो जश्न मना रही हैं। ये फर्क है जी, 2 अलग अलग दुनिया, 2 अलग अलग पाकिस्तान। पाकिस्तानी ना निकले और इस निजाम की बिसात को ना पलट दिया तो याद रख ले, मेरी बात लिख कर रख ले कि बारी बारी सबकी बारी। आप सबको एक दिन इस जुल्म का सामना करना पड़ेगा। पॉलिटिकल फेसेस बदलते रहेंगे, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा। एस्टेब्लिशमेंट यही रहेगी, ये इंजॉय करती रहेगी, इनके बच्चे इंजॉय करते रहेंगे, ये दुनिया के महंगे तरीन इलाकों में जाएंगे, ये दुनिया की शानदार इंजॉयमेंट करेंगे बगैर किसी मेहनत के। मेहनत आप करेंगे, खाएंगे, ये इंजॉय करेंगे। बस मुझे यहां तक इस पे यही कहना था। खबरें हैं कुछ आपके साथ शेयर करता हूं। वजीर आज़म पाकिस्तान दोबारा आईएमएफ की मिन्नतें करने जा रहे हैं और आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके साथ वजीर आज़म अब मुलाकात करेंगे, क्योंकि जो कारनामे शरीफ खानदान ने और जरदारी खानदान ने किया है उसकी कीमत पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री और सारे पाकिस्तानी चुका रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने नाकाबिले फहम किस्म के, अजीबो गरीब किस्म के, जब किसी को समझ भी नहीं आते उस तरह के एलएनजी के महंगे तरीन मुआहदे कर लिए। इन्होंने मुआहदे करके एलएनजी बहुत ज्यादा कीमत पर खरीद ली और बहुत लंबा मुआहदा कर लिया। अब आपका इस्तेमाल कम है, आपके पास एलएनजी ज्यादा है। दुनिया में एलएनजी सस्ती हो रही है, लेकिन आपने क्योंकि मुआहदे कर लिए तो आपको महंगी खरीदनी पड़ेगी। तो नवाज शरीफ साहब ने जो घटिया लंबे मुआहदे किए एलएनजी के, वो पाकिस्तान की जड़ों में बैठ गए। फिर इन्होंने आईपीपीज के अजीबो गरीब किस्म के मुआहदे किए कि आईपीपीज को लाकर बैठा दिया, आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, हम आपको पैसा देंगे, हर महीने बिल आपको मिलेगा। और फिर पाकिस्तान की कैपेसिटी से दुगनी इस्तेमाल जितना हमें चाहिए था, हमें अगर 100 यूनिट चाहिए था तो इन्होंने 250 यूनिट बिजली बना दी पाकिस्तान में। अब वो सारे आईपीपीज फारिग बैठे, उनको बिल हर महीने जा रहा है और जा कहां से रहा है? पाकिस्तानियों की जेब से। और वो कमीशन किसको दे रहे हैं आप बेहतर समझते हैं। तो शरीफों ने और जरदारियों ने मिलकर जो एनर्जी की प्राइसेस बढ़ाई पाकिस्तान में एलएनजी और बिजली के जरिए से, एलएनजी के मुआहदों और आईपीपीज के जरिए से, उनकी वजह से पाकिस्तानियों की कमर टूट गई। पाकिस्तान की इंडस्ट्री मुकाबला करने से बाहर हो गई। और अब हालात यह है कि अगर आप सब्सिडी ना दें तो इंडस्ट्री चल नहीं सकती। यानी आप अरबों डॉलर या अरबों रुपया आप देते रहेंगे तो आपकी इंडस्ट्री चलेगी, अदरवाइज आपकी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। ज्यादातर इंडस्ट्री पाकिस्तान की बंद हो रही है। मैं बहुत मोहतात भी बात करूं तो 25 से 30% टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी खत्म हो गई है। किसान आपका पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब बची कुची इंडस्ट्री को और कारोबारी हजरात को बचाने के लिए, देखिए सबको तो पीआईए तोहफे में नहीं दे सकते ना, ये सबको तो ये बड़े बड़े अपनी जो सरकारी महकमे वो तोहफे में नहीं दे सकते। बाकी लोगों ने तो मेहनत करके पैसे कमाने हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में एलएनजी और आईपीपीज वाले गंद की वजह से ये इतना महंगा हो गया पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन करना कि जो सनतकार हैं वो भागना शुरू हो गए। अब उन्हें रोकने के लिए ये आईएमएफ से दोबारा दरखास्त करेंगे कि जनाब हम 2000 अरब का कोई एक रिलीफ पैकेज देना चाहते हैं सनतकारों को, हमें ये देने दिया जाए। हालात इनके पता क्या है, इन्होंने जिस नौयत के मुआहदे किए
उसके बाद पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो ये एक खबर आप देखिए कि बिजली के शोबे में 800 अरब रुपए की मनफी इक्विटी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट आई है। ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया नादरीन। और 6 बिजली की तकसीमकार कंपनियां मुसलसल उनको नुकसान हो रहे हैं, बिजली चोरी नहीं रोक पाए ये, और सर्कुलर डेथ जो है वो बढ़ता हुआ बोझ बनता जा रहा है। इस वक्त तक जो पावर सेक्टर के कुल वाजिबात हैं, पावर सेक्टर के कुल वाजिबात इस वक्त तक 9.2 खरब यानी 9,200 अरब तक पहुंच गए हैं। ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ पिछले 15-20 साल में। जरदारी साहब आए, उन्होंने जनाब राजा रेंटल साहब तबाहियां फेर दी उन्होंने, नून लीग ने उनको नाम दिया था, फिर खुद आए फिर भी वही काम किया। ऐसे आईपीपी के मुआहदे किए कि बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत को ऐसा टीका लगाया कि आज 9,200 अरब आपको डायरेक्टली देना है। ये आपके जिम्मे सिर्फ वाजिबात हैं पावर सेक्टर में, ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, अब क्योंकि तीरा में ऑपरेशन हो रहा है तो बाजोड़ पे भी तवज्जो आएगी। बाजोड़ में पहले भी ऑपरेशन हुए हैं, बार बार हुए हैं। बाजोड़ का मामला यह है कि वहां पे बहुत कीमती मादनियात है, शानदार किस्म की मादनियात है। तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बेशक नौजवान है लेकिन बहुत तजर्बाकार है। ये जनाब गए और जाके इन्होंने बाजोड़ के पार्लियामेंटेरियंस, कौमी मशरान और अमायदीन पर मुश्तमिल एक जरगे से इन्होंने जाके मुलाकात की। और ये जो जरगा बैठा बाजोड़ के हवाले से, इसमें बहुत सारी चीजों के ऊपर उन्होंने गौर किया और जो लोगों के मकानात को, लोगों के दुकानों को, लोगों के कारोबार को जितना भी नुकसान हुआ है उसके अजाले के लिए यहां पे तजावीज पेश की गई। लेकिन अब बारी बारी सबकी बारी, मैं बार बार ये कहता हूं, जब एक इलाके में ऑपरेशन हो रहा होता है तो दूसरे इलाके के लोगों को लगता है कि हम पे ऑपरेशन नहीं आएगा। नहीं जी, बारी बारी सबकी बारी। जहां जहां वसाइल होंगे वहां वहां पे मसाइल आएंगे, जहां जहां पे मादनियात होंगी वहां वहां पे लड़ाई पहुंचेगी। देखिए ना, वेनेजुएला में क्या था, लड़ाई पहुंच गई ना। क्यों पहुंची? मादनियात हैं, तेल है। ईरान में, इराक में, लीबिया में क्या था? तेल था ना, लड़ाई पहुंच गई। इसी तरह दुनिया में जहां जहां पे वसाइल है वहां पे मसाइल खुद ही पहुंचेंगे, और यही तरीकाकार है, यही तरीका है वारदात है। अब देखें ना, यहां पे ग्रीनलैंड के अंदर इस वक्त एक फड्डा पड़ा हुआ है बेहतरीन दोस्तों के अंदर। ये वो ममालिक हैं जो नेटो के अंदर एक शानदार इत्तेहाद के अंदर रहे। इन्होंने दुनिया में जहां चाहा इन्होंने अटैक किया और जो मकासद इनको दरकार थे इन्होंने अपने अचीव किए। लेकिन आज उनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट है, वजह ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड में क्या है? मादनियात, वसाइल। तो वसाइल के हुसूल के लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। अचकजई साहब ने चंद बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, मैं चाहूंगा कि आपके साथ जरूर शेयर करूं। उन्होंने कहा जी, इस तमाम सूरत-ए-हाल का वाहिद हल जो है, ये कराची के अंदर क्योंकि एक तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा इस तमाम सूरत-ए-हाल का वाहिद हल जमहूरियत है। हमें ऐसी जमहूरियत चाहिए जहां छोटी कौमें भी बोल सकें, जहां इख्तलाफ राय को जुर्म ना समझा जाए, जहां नाइंसाफी घरों को उजाड़ने की बजाय इंसाफ खुशहाली लाए। नाइंसाफी भाइयों को लड़ा देती है, मुआशरे को तोड़ देती है और बदएतमादी को जन्म देती है। किसी ने दुरुस्त कहा था कि पाकिस्तान कौमों का एक कैद खाना बन चुका है, पिंजरा है, चाहे वो सोने का हो या जवाहरात से सजा हुआ हो, पिंजरा आखिर पिंजरा ही होता है। आजादी के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। फिर अचकजई साहब ने कहा कि अंग्रेजों ने सड़कें भी बना दी थी, रेलवे भी बना दिए थे, तालीमी इदारे भी बना दिए थे, मगर फिर भी हम गुलामी पर